हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को समझेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात जो भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसका आकार होता है, वो पदार्थ कहलाती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान या आयतन, जो भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, अर्थात आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे क्या कहा जाता है, पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जैसे कि हम जानते हैं, उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो देखिए आगे पे चैप्टर रीड करते हैं कि इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, तो देखेंगे बच्चों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला क्या आ जाएगा, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप दिया गया है, तो देखिए 100 जो है ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। फिर दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें और जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है और देखना है कि जल के स्तर में वाकई कोई बदलाव आया है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचारधारा को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल जाएगी। देखिए आप एक गिलास लें, इसमें यहाँ पर आप ये देखिए नमक या शर्करा जो भी है उसको चम्मच से ऐसे यहाँ पर घोल दें, तो देखेंगे आपके यहाँ पर जो नमक और आपने डाला है शर्करा, ये पूरे पानी में जो है वो घुल जाएगी। तो इस प्रकार से पाया गया कि पदार्थ जो होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए क्रियाकलाप को करके भी बताया गया है कि एक गिलास है, उसमें जल लें, फिर उसमें नमक मिलाएं और नमक को जो है आप चम्मच से या फिर छड़ से मिला दें, हिला दें, और फिर क्या हो जाएगा कि जो जल होगा वो पानी में जल जो होगा नमक और जल का विलयन बन जाएगा, अर्थात जल में नमक जो है घुल जाएगा। जब हम
जल में नमक घोलते तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगी। देखिए बच्चों, अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप में दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पदार्थ के ये कण कितने हैं, कितने छोटे हैं। तो देखिए पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। इसमें भी एक क्रियाकलाप दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml या 100 ml पानी में घोल लें। दूसरा क्या करना है आपको दूसरे पॉइंट में कि इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। क्या करना है आपको 10 ml का घोल जो है निकाल लेना और 90 ml मतलब कि 90 ml आपको क्या करना है जल में मिला देना है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो आपको ये क्रियाकलाप करना है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 ml का किसका पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 का आपको क्या बनाना है, एक विलियर बनाना है। फिर उसमें से 10 ml निकाल के 90 ml जल में डाल देना है, फिर उससे घोलना है। फिर वो जो 100 ml बन गया, देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से क्या करना है आपको 10 ml विलियन लेना है, फिर 90 ml जो है जल के विलियन में फिर जो है घोल करके फिर घोल बनाना है। फिर एक समय देखेंगे जब आप 7 से 8 बार इस क्रिया को दोहराएंगे तो देखेंगे कि जो जल का कलर होगा, जो लास्ट में आपको विलियन का कलर जो मिलेगा वो रंगहीन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रिया कर सकते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है और फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो देखिए आप बार बार भी करेंगे तब भी कुछ ना कुछ पानी आपको रंगीन नजर आएगा। यह प्रयोग जो है दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब अधिक मात्रा में कितना 1000 ml भी हो सकता है, भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते, इसी कारण तो जल जो है रंगीन दिखाई देता है। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम ये प्रयोग या क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप डिटॉल से भी ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका भौतिक स्वरूप का। दूसरा गुण हो जाएगा पदार्थ का। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभी तक हमने भौतिक स्वरूप देखा था, अब देखेंगे पदार्थ कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए क्रियाकलाप फर्स्ट 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्योंकि ये सारी क्रियाएं होने के बाद उसके जो है लिक्विड विलियन में ना ही कलर में चेंजेस होता है ना कुछ में, इसलिए ये याला प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, याला गुण। फिर है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये दूसरा जो है अभिलाक्षणिक गुण है। निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर आप जो है अगरबत्ती जला दे, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। आपके प्रेक्षण को नोट करें। तो ये क्रियाकलाप आप कर लेंगे। फिर है अगला कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने
दिन या घंटे लगते हैं। तो ये सारे प्रयोग आप घर में कर सकते हैं और जो परिवर्तन होता है उसे भी आप देख के नोट कर सकते हैं। फिर एक क्रियाकलाप अगला है कि एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास के ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इस ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो देखिए, आप ये सारे पॉइंट जो है इस प्रैक्टिकल को करके आपको इन जो पॉइंट के बारे में आप नोट कर सकते हैं, या परिवर्तन जो भी रिएक्शन हो रही है उसे आप कर सकते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या निष्कर्ष निकला इससे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। विसरण की परिभाषा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, अपने आप मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। फिर है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। ऐसा क्यों होता है? अब अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप के द्वारा इस पॉइंट को समझाया गया है कि इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नृतकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। ये कौन सा खेल है या समूह है? जो है ईद मिस्मी नृतकों का खेल है या डांस है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने अपने जो है एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो ये देखिए, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जिसने कसकर पकड़ा था वो एक दूसरे से क्या है? स्ट्रांगली अटैच होते हैं। फिर है क्रियाकलाप 1.7 की एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। भंगूर करना मतलब उन्हें तोड़ना। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो देखिए, आप इमेजिन करिए कि लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और रबर बैंड। तो सबसे पहले अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो एक चौक का टुकड़ा टूट जाएगा, फिर रबर बैंड और सबसे लास्ट में लोहे की कील, क्योंकि इससे प्रतीत होगा कि लोहे की कील में जो कण है वो एक दूसरे से बहुत अधिक बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे बच्चों, अगला है क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? तो देखिए, आप जल एक थाली में लेंगे और उसे उंगली से ऐसा काटने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जल नहीं कटता है। मतलब अर्थात जल के जो कण हैं वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर चैप्टर को समझा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो हम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
अगले कुछ पाठगत प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे इस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। पहला प्रश्न है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की गंध। तो उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट्स कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। इसी कारण से गर्मा गर्म खाने की खुशबू जो है या गंध बहुत दूर तक जाती है। अब तीसरा प्रश्न है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो उत्तर हो जाएगा कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला है पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा है कि जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हो जाएगी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फिर दूसरी है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथी विशेषता हो जाएगी, तीसरी विशेषता कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा हो जाएगा कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं हो जाएंगी। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल किया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला पढ़ेंगे बच्चों, अगला है पाठ आगे पे कि पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होता है। जनरली हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली अवस्था है ठोस अवस्था। इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि है पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। अब अगला है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएं। फिर क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। तो ये सारी क्रियाकलाप करके आप जान सकते हैं कि ये द्रव की कौन सी अवस्था है, अर्थात ठोस है। ये जो उदाहरण दिए गए हैं पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ये आप पता कर सकते हैं कि द्रव की कौन सी अवस्था है। फिर है उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए नंबर पर आ जाएगा कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है। दूसरा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेती है। क्या ये ठोस है। फिर है सी नंबर का कि स्पंज क्या है। यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप क्रियाकलाप के द्वारा जान सकते हैं। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल
हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है, अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो इस प्रकार से आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा था, तो उसका उत्तर होगा कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं। फिर है सी नंबर का कि अगला वाला कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो इस प्रकार से ये जो दिए गए थे ये सारे के सारे ठोस हैं, अर्थात एक रबर बैंड हो या शक्कर या नमक हो या फिर स्पंज हो, ये ठोस या फिर द्रव की ठोस अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगली अवस्था है द्रव्य की द्रव अवस्था। देखिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, द्रव्य की, तो द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज होता है, द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज होता है। और यहाँ पर जो द्रव दिया गया है वह इस द्रव्य की एक अवस्था होती है। द्रव या पदार्थ की हम 3 अवस्था जानते हैं, द्रव, ठोस और यहाँ पर गैस। तो यहाँ पर जो अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, हमने पहली अवस्था पढ़ ली ठोस, अब हम दूसरी अवस्था पढ़ रहे हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था के लिए क्रियाकलाप दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। यहाँ पर है जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो देखिए इन क्वेश्चन का जो है उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। अर्थात अगर आप एक गिलास दूध को गिलास में रखेंगे तो जो है वो गिलास का आकार ले लेगा, और अगर आप एक कटोरे में रखेंगे तो वो कटोरे का आकार ले लेगा। अर्थात आकार तो निश्चित नहीं होगा लेकिन एक गिलास या 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको आप कटोरे में रखें या फिर एक गिलास में। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ये हो जाएगा। अब अगली अवस्था है गैसीय अवस्था। अगली अवस्था है गैसीय अवस्था। तो देखिए आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को एक रबर के कॉर्क से बंद कर दें जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो चित्र के अनुसार आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। फिर है सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। पिस्टन है ये
फिर है गैस और रबर कॉक। तो आप जो यहाँ पर एक सिरिंज जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उस सिरिंज को ले सकते हैं। यहाँ पर उसके जो निचले हिस्से में आप एक रबर कॉक लगा देंगे और फिर यहाँ पर आप खाली सिरिंज को यहाँ पिस्टन को दबाएंगे तो देखेंगे कि बीच में यहाँ पर गैस भर गई है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने संप्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीडित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। या गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कणों में कितनी जटिलता होती है या कितने पास पास में होते हैं। तो देखिए पहले इमेज में जो ठोस के कण है वो बहुत अधिक पास पास में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर है दूसरा द्रव में जो है ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं द्रव के कण, और गैस के कण जो होते हैं बहुत ही विरल होते हैं अर्थात दूर दूर होते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। ए बी सी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। फिर है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ प्रश्न है, पाठगत प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था प्रश्न और दिया गया है साथ में कोष्टक में कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो आपको सबसे पहले जो है बढ़ते क्रम में लिखना है अर्थात कम से ज़्यादा की ओर लिखना है। तो सबसे कम घनत्व जो होता है कणों में, सबसे ज़्यादा कम घनत्व जो होता है वह वायु का होता है। फिर है चिमनी का धुआं, फिर आ जाएगा रुई, फिर जल, शहद, चौक और लोहा। इस प्रकार से आप यहाँ पर घनत्व बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। फिर देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैसों का भरना, आकार, गति, ऊर्जा एवं घनत्व। तो देखिए गुण, और यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं और उनके गुण हैं। जैसे आकार में क्या आ जाएगा, ठोस का आकार निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती। द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं अर्थात आयतन निश्चित होता है। गैस का ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। दूसरा है आयतन, निश्चित आयतन होता है, इसका भी निश्चित आयतन होता है लेकिन गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। फिर है दृढ़ता और तरलता, तो ये दृढ़ होते हैं ठोस की बात करें तो तथा बहते नहीं हैं।
और द्रव जो होते हैं ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं, और गैस जो होती है ये बह सकती है। फिर है चौथा पॉइंट, कणों के बीच आकर्षण बल तो अधिकतम होता है। फिर यहाँ पर द्रव में ठोस से कम होता है और गैसों में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। फिर पांचवा है कि कणों की स्थिति, तो कण बहुत पास में होते हैं ठोस के, और कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान वाली होती है। द्रव की विशेषता आ जाएगी। फिर है गैस में दिया गया है कि कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नग्न होती है, यहाँ पर संपीडनीय होती है, और अत्यधिक यहाँ पर हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्या, गैस। फिर है 7 पॉइंट है कि विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है, और यहाँ पर द्रव में आ जाएगा कि द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, और यहाँ पर गैस में आ जाएगा कि गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। फिर अगला है बी नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है दृढ़ता, मतलब रिजिडिटी, तो रिजिडिटी क्या हो जाएगी, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दृढ़ता का दे देंगे आप उत्तर। फिर है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, तो क्या आ जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती हैं। ठोस की संपीड्यता नग्न होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। फिर है तीसरा नंबर का तरलता या फ्लूइडिटी, तो क्या आ जाएगा, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, किसमें, गैसों में, अर्थात आकर्षण बल इसमें कम होता है। अब अगला है चौथे नंबर का कि बर्तन में गैस का भरना, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नग्न अंतराणुविक बल के कारण होता है। फिर है चौथा नंबर, 5वें नंबर पर टिप्पणी दी गई थी, आकार से ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतराणविक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। फिर है चौथा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा कि पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। फिर है 7वें नंबर का पॉइंट, घनत्व, डेंसिटी, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, D बराबर m/v आ जाएगा यहाँ पर। फिर है ठोस जो होता है के कण पास में होते हैं, अधिकतम इसमें जो है कणों के बीच अधिकतम क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, अधिकतम बल होता है और एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए होते हैं। द्रव उनकी अपेक्षा में कम होते हैं और गैस में जो कण होते हैं वो विरल रूप में जुड़े हुए होते हैं घनत्व बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा ठोस का। डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे अधिक डेंसिटी ठोस की, उससे थोड़ी कम होगी द्रव की, और गैस की सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, कारण बताइए। ए नंबर का है प्रश्न कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं।
तो रीज़न आ जाएगा, कारण आ जाएगा कि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर देती हैं। बी नंबर का है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो यहाँ पर बी नंबर का उत्तर होगा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है, इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। सी नंबर का है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसकी सीमाएं स्पष्ट तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। फिर बच्चों देखेंगे अगला है डी नंबर का प्रश्न कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है या पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात जो होगा कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों में के बीच आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कारण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं, जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास में बंधे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। फिर है चौथा प्रश्न कि सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर हो जाएगा कि बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं और पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह केक लाइक संरचना बना लेती है जिससे जो है इसका आकार उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 का वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने आगे के चैप्टर को समझाया है, साथ ही इसमें जो दिए गए पाठगत प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हमने यहाँ पर समझाया है और अभ्यास के जो उत्तर हैं वो भी हमने इस वीडियो में बताया है, इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। और पार्ट 2 का वीडियो देखना ना भूलिए जिसमें हमने देखिए यहाँ पर क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, इसके आगे का चैप्टर इस पार्ट 2 वाले वीडियो में समझाया है। थैंक यू बच्चों।